नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आरआरबी ग्रुप डी आज यानी 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। इस क्लास में हम आपको 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न का 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। जो बच्चे आज पेपर देकर आए हैं और वो लोग क्वेश्चन मैच करेंगे, तो कमेंट ज़रूर करेंगे कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए और ये क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, ये सारे सही रियल हैं कि नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, ताकि आगे सभी बच्चों को पता चले कि स्मार्ट स्टडी पर जो है, वो रियल नॉलेज दिया जाता है, सही क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं, फेक कमेंट करते रहते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं आए हैं। तो जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया है, उनको जितने भी क्वेश्चन याद रहते हैं, उन क्वेश्चन मैच करना। जितने भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में कराए गए हैं, तो आप लोग कमेंट ज़रूर बताना कि सारे क्वेश्चन जो हैं ये एग्ज़ाम में आज की शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है? तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लें और वहाँ पर जो है एग्ज़ाम होने के बाद क्वेश्चन ज़रूर भेजें, ताकि आगे बच्चों की जो है मदद की जा सके क्वेश्चन के माध्यम से कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजें। आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने वर्ष 2024 में अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीमा सुरक्षा बल ने 2024 में जो है अपना 60वां स्थापना दिवस बनाया। 16 फाउंडेशन डे बनाया। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 60वां। फैक्ट देख लेते हैं इसके कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। भारत की सीमा की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की गई थी इसकी स्थापना और 2024 में बीएसएफ ने अपनी 59 वर्ष पूरे कर 1 दिसंबर 2024 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है? अब हम कुछ फैक्ट देखते हैं। फैक्ट से जो है क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में फैक्ट से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप लोग फैक्ट को जरूर ध्यान दो। ठीक है? तो पहला फैक्ट यही है कि बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। पूछा जा सकता है क्यों हुई थी, तो आपको बताना है कि यह भारत और पाक युद्ध के बाद की सीमा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह बनाया गया था। ठीक है? और अगला फैक्ट जो है कि यह भारत का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। ठीक है? बीएसएफ जो है भारत का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसमें लगभग 2.65 लाख से अधिक जवान शामिल हैं। कितने लाख? लगभग 2.65 लाख। ठीक है? यानी कि 2,65,000 से आसपास या से अधिक सैनिक जो है शामिल हैं। और बीएसएफ एकमात्र बल है जिसके पास भूमि, समुद्र और हवा, यानी कि तीनों क्षेत्रों में ऑपरेशन करने की क्षमता है, जल, थल और नभ में। ठीक है? और बीएसएफ जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर तैनात है। ठीक है? बांग्लादेश की सीमा पर भी और पाकिस्तान की सीमा पर भी, और रोजाना होने वाली सीमा गतिविधि की निगरानी करता है। बीएसएफ की महिला बटालियन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात होने वाली विश्व की पहली महिला सीमा यूनिट सुरक्षा मानी जाती है। ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूरॉन के प्रमुख संरचनात्मक घटक कौन-कौन माने जाते हैं? संरचना के आधार पर घटक कौन-कौन से हैं? तो न्यूरॉन के प्रमुख घटक जो हैं वो सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके फायदे देख लेते हैं, सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, डिटेल सॉल्यूशन। तो न्यूरॉन जो है शरीर की मूलभूत तंत्रिका इकाई है। क्या है? मूलभूत तंत्रिका इकाई है। इसके माध्यम से जो संदेश पूरे शरीर में भेजा जाता है। और ये इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, ये 4 भाग हैं। और इसके फैक्ट क्या हैं? मानव शरीर में लगभग 86 अरब बिलियन से अधिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 86 अरब बिलियन से अधिक। न्यूरॉन की लंबाई कुछ माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक होती है। ठीक है? कुछ माइक्रोन से लेकर लगभग 1 मीटर तक भी हो सकती है न्यूरॉन की लंबाई। और न्यूरॉन्स की स्वयं विभाजित नहीं होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं वो स्वयं विभाजित नहीं होते हैं, इसलिए क्षतिग्रस्त होने पर इनकी पुनः संरचना सीमित होती है। न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिनैप्स के माध्यम से जुड़कर जटिल तंत्रिका नेटवर्क बनाते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर आयोजित किया जाता है, या फ्रेंच ओपन किस प्रकार की फील्ड पर खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्ले कोर्ट। ठीक है?
इसके फैक्ट देख लेते हैं कि फ्रेंच ओपन जिसे रोलो गैलोस भी कहा जाता है, ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में से एक है। यह विश्व कप का एक प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है। क्ले सतह गेंद की स्पीड को जो है धीमी करती है और बॉल को उछाल अधिक मिलता है। और इसके फैक्ट देख लेते हैं कि फ्रेंच ओपन दुनिया का सबसे बड़ा क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है और हर साल मई जून में आयोजित होता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि यह कब आयोजित होता है, तो आपको बताना है मई जून में। और यह 4 ग्रैंड स्लैम में एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है जो पूरी तरह क्ले सतह पर खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? क्ले सतह पर। और राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में सबसे अधिक 14 से ज़्यादा खिताब जीतकर इतिहास बनाया है। क्ले कोर्ट पर बॉल स्लो होती है, इसलिए आक्रामक खिलाड़ी को लंबी रैलियों में संघर्ष करना पड़ता है। टूर्नामेंट की शुरुआत कब से हुई थी? ये 1991 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1928 से यह रोला गैलोस स्टेडियम में खेला जा रहा है, यानी कि क्ले स्टेडियम में खेला जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तरंग की चाल वेव स्पीड ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? तरंग की चाल वेव स्पीड ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? इस प्रकार के 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो तरंग की चाल स्पीड का जो सूत्र होता है, वो होता है स्पीड बराबर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्पीड बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति इनटू तरंग दैर्घ्य। ठीक है, कुछ इसके फायदे लेते हैं। ये इसका फार्मूला हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला। और वेव वेव स्पीड क्या होती है? तरंग की चाल होती है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बोलते हैं और वेवलेंथ को तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पर औसत आवृत्ति घटने पर तरंग की चाल स्थिर माध्यम में नहीं बदलती। और ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग होती है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग होती है। जबकि प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय होती है। वेव स्पीड केवल माध्यम पर निर्भर करती है, आवृत्ति या वेवलेंथ बदलने से नहीं। निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और रेडियो वेव्स को वेवलेंथ बड़ा होता है, इसलिए उनकी आवृत्ति काफ़ी कम होती है। इसके कुछ फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है, तो कौन सा प्रमुख यौगिक निर्मित होता है या बनता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अभिक्रिया कैल्शियम के साथ की जाती है, तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जब CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO को विलेन जो है, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, में प्रवाहित किया जाता है, तो एक सफ़ेद धुंधला अवक्षेप बनता है। यह अवक्षेप जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ये है, ये अभिक्रिया है। इस रेड एरो का मतलब होता है ऊपर की ओर। ठीक है, डाउन एरो का मतलब नीचे की ओर। इसके इफेक्ट हैं। और ये देखिए बन गया है CaCO3 और ये H2O बाहर निकल आया है। यह प्रतिक्रिया लाइम वाटर टेस्ट के लिए प्रसिद्ध है, जो CO2 की उपस्थिति के लिए करती है। ठीक है, और CO2 का परीक्षण जो है रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में गैस की पहचान के लिए सबसे विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि त्वचा किस प्रकार के उपकला ऊतक से बनी होती है? त्वचा किस प्रकार के उपकला या ऊतक से बनी होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है स्त्रीकृत स्त्रीकृत स्क्वैमन्स उपकला ऊतक। ठीक है, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, और यह ऊतक शरीर की आंतरिक रक्षा करता है। क्या करता है? आंतरिक रक्षा करता है। और यह जलरोधक बाधा बनता है। ठीक है, यह वाटर प्रूफ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था। और त्वचा त्वचा के 3 परत होती हैं। त्वचा 3 परतों से मिलकर बना होता है। किससे? एपिडर्मिस और डर्मिस और हाइपोडर्मिस से। ठीक है, हाइपोडर्मिस। इसके 3 फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तब कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? ऑप्शन है वोल्टेज, धारा, शक्ति या प्रतिरोध। तो इसका सही जवाब है करंट। ऑप्शन नंबर 20 के धारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? इनमें से कौन सा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 288, 27, 287, 278 और 286। तो क्लोरीन क्लोरीन का होता है 287। ठीक, 17 होता है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का मतलब K, L और M सेल में भरने के नियम है। K बराबर कितना होता है? 2 होता है। और L बराबर कितना होता है? 8 होता है। और M बराबर कितना होता है? 7 होता है M सेल। तो इस प्रकार
कुल इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 + 8 + 7 = 17 जो क्लोरीन के परमाणु क्रमांक के बराबर हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बराबर हैं, इसलिए सही विन्यास जो है 2 8 7 है। और क्लोरीन जो है वो ग्रुप 17 यानी कि हेलोजन का समूह है, हेलोजन का, और यह एक अधातु है, नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, और इसका रासायनिक प्रतीक Cl होता है, सभी को पता होगा। क्लोरीन से बनने वाले यौगिक सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? NaCl, H2O, CO या MgCl2। तो इसका सही जवाब जो है वो H2O है। आणविक यौगिक जो है, आणविक यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें परमाणु संयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो है परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। H2O वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, इसलिए यह एक मोलिकुलर कंपाउंड है। जबकि NaCl, CaO और MgCl2 ये सभी आयनिक यौगिक हैं। ठीक है, आणविक यौगिक सहसंयोजक बंध से बनते हैं। H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जल एक ध्रुवी है और H2O सरलतम और सबसे सामान्य मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2025 का भौतिकी पुरस्कार जो है वो जॉन क्लर्क को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है 11 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया, और ताकि लड़कियों के अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को जागरूक किया जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 2012 से मनाया जा रहा है। यह लड़कियों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है और स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देता है। लड़कियों के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यूएन द्वारा इसे वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त है। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बच्चों में अधिकार के प्रति जागरूकता को फैलाता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं। सामाजिक और न्याय और सशक्तिकरण का संदेश देता है। यह लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि किस दिन दी गई? ये देख लीजिए, करंट का क्वेश्चन था। तो इसका सही जवाब है 11 अक्टूबर को। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर को होती है। उन्हें भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक में योगदान के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वे समाज सुधारक और लोकतंत्र के समर्थक थे। उन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई। उनका जन्म और मृत्यु दिवस दोनों महत्वपूर्ण हैं। उनकी जयंती पर कार्यक्रम और स्मरण सभाएं होती हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। छात्र आंदोलन और जन आंदोलन में उनका योगदान उल्लेखनीय है। उन्हें राष्ट्र राजनीति में मार्गदर्शक माना जाता है, और उनके विचार युवाओं और नेताओं को प्रेरित करते हैं। भारत में उनके नाम पर स्मारक और पुरस्कार भी दिए जाते हैं। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना? वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब केरल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केरल राज्य वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया। वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को मजबूत करता है। संशोधन वन्यजीव संरक्षण को सुधार लाता है, और कड़े कानून और दंड का प्रावधान है इसमें। वन्यजीव और उनके आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, और अवैध शिकार और तस्करी को रोकने का प्रयास है इससे। पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा देता है। स्थानीय समुदाय और संरक्षण में शामिल है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप संशोधन है। राज्य के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखता है। वन्य जीव पर्यटन को नियंत्रित करता है। केरल में जैव विविधता और परिस्थिति संरक्षित रहती है इससे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप का क्या नाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है? मुंबई वन, भारत मोबिलिटी, या फिर इंडिया मोबिलिटी, या ट्रांसपोर्ट ऐप। तो इसका सही जवाब है मुंबई वन, ऑप्शन नंबर ए के मुंबई वन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला इंटीग्रेटेड मोबिलिटी ऐप मुंबई वन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य शहरी परिवहन को डिजिटल और सुगम बनाना है।
ऐप सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी सेवाओं को जोड़ता है। डिजिटल भुगतान और रियल टाइम टैक्सिंग उपलब्ध है इससे। यह यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। ऐप शहरी यातायात प्रबंधन में मदद करेगा। पर्यावरणीय लाभ के लिए कार पूलिंग सुविधा देता है और डेटा एनालिसिस के माध्यम से ट्रैफिक का प्रबंधन है। स्मार्ट सिटी पहल के रूप में अनुरूप है और यात्रियों को यात्रा का पूर्वानुमान मिलता है इससे, और मोबाइल और डिजिटल सेवाओं का उपयोग बढ़ता है इससे। भविष्य में अन्य शहरों में भी विस्तार किया जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ पर क्वेश्चन जरूर शेयर करें ताकि आगे बच्चों की मदद की जा सके। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।